बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। सिंध तास मुआहदा डिस्कस हो रहा है आजकल। उसकी वजह यह है कि चनाब रिवर पे भारत ने कोई टनल्स बनानी शुरू कर दिए हैं, कोई डैम्स बनाए जा रहे हैं। और वो कहते हैं, उनके एक मिनिस्टर की एक बयान आया था कि जी मोदी ने कहा है कि एक कतरा पानी का पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एक्ट ऑफ वार होगा अगर हमारा पानी बंद किया गया। तो कोई जंग होने जा रही है, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान सोच रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाया जाए। और पाकिस्तान के हालात डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ल्ड बैंक के ट्रिब्यूनल से उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि इंडिया उसको मानने को या इवन उसको अटेंड करने को तैयार नहीं था। और ये एक जंगी हथियार बनता जा रहा है। ये पानी जो है, वाटर इज़ लाइफ, नो डाउट। लेकिन जंगी हथियार से मुझे आबनाए हुर्मुज़ याद आ गया। अभी आप लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ी जंग जो हो रही है अमेरिका और ईरान की, वो आबनाए हुर्मुज़ पे हो रही है। कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है, क्योंकि वहीं से सारी सप्लाई लाइन है। जो हमारी एनर्जी की सप्लाई लाइन आती है वो वहीं से आती है। दुनिया की मईशत हिली हुई थी और वो आबनाए हुर्मुज़ खुलने से थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन फिर कोई वहाँ पे शुरू हो गया, एक्टिविटी शुरू हो गई है। और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि पानी ही असल चीज़ है जिस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो बहरी हो या अदरवाइज़ हो। तो इस पे हम बात करेंगे। इस पानी से याद आया कि यूरोप में इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है कि वहाँ पे हज़ारों लोगों की डेथ हो गई है। इसका मतलब है मौसमियाती तब्दीलियों ने, क्लाइमेट चेंज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बड़े अरसे से प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मौसमियाती तब्दीली भी कोई चीज़ है। आप लोगों को मालूम है कि पेरिस एग्रीमेंट से वो निकल गए और दूसरी दफ़ा निकले हैं। पहले अपने टेन्योर में निकले थे, फिर दरमियान में प्रेसिडेंट बाइडन आया, वो फिर शामिल हो गया। फिर ये दोबारा इनको टर्म मिली प्रेसिडेंट ट्रंप को, इन्होंने फिर उस मुआहदे से निकल गए। और मेरा ख़्याल है कि इस बार तारीख़ी वो अल नीनो इफ़ेक्ट जो है वो होने वाला है। और अमेरिका में भी शायद कोई इस तरह का अमवात हो सकती हैं जैसे यूरोप में हो रही हैं। तो मौसमियाती तब्दीलियाँ जब बात होगी तो फिर हमें याद आता है कि पाकिस्तान में भी मानसून शुरू हो रहा है। और आप लोगों को मालूम है कि मानसून जो है वहाँ यहाँ पे बहुत तबाहियाँ भी लाता है बाज़ औक़ात। अभी 2-3 साल पहले आप लोगों को मालूम है कि सिंध में जो तबाही हुई थी, और अदरवाइज़ भी आप लोगों को याद होगा, ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आते हैं कि उसको यानी बंदा याद करे तो फिर बहुत कुछ कहने को दिल करता है, करने को दिल करता है। बहरहाल ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है ना, पता नहीं इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। और हमारी मानसून और हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ और दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, उसके साथ साथ एक चीज़ की ज़रूरत बड़ी फ़ील होती है कि ये गैस इमिशंस, कार्बन इमिशंस जो है वो कम करनी चाहिए इंसान को। अगर कार्बन इमिशंस तो तब कम हो सकती हैं जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, सोलर की तरफ चले जाएं, ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएं। ज़ाहिर है जब तक वो एनर्जी इंसान जो है उस पर ज़्यादा रिलायंस नहीं करेगा। अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई हैं, वो ज़ाहिर है हमारी एक पॉलिसी भी बन रही है। वैसे ऑटो पॉलिसी आजकल दैट इज़ इन द मेकिंग, अभी आने वाली है, तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन इस बजट में क्या हुआ है, इस बजट में हमने देखा कि सोलर तो बच गया, लेकिन ईवी पे टैक्स लगा दिया गया, जो कि सरासर ज़्यादती है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में तो इस पर इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है, इस पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ करें, सो दैट कि पेट्रोल और डीज़ल और उन से भी जान छूट जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे वो एक इमिशन से जान छूटेगी और इस फॉसिल फ्यूल से जान छूटेगी। तब जाके ये मौसमियाती तब्दीलियों से हम लड़ सकते हैं। बहरहाल बजट 26-27 तो आ चुका है और देखते हैं अब क्या, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन कल ही PIA की प्राइवेटाइजेशन होने के बाद फॉर्मली प्राइवेट सेक्टर को चाबियां या कहें कि उसको हैंड ओवर कर दिया गया। वो वज़ीर आज़म साहब ने, आप लोगों को मालूम है, वो जो आरिफ हबीब साहब की कंसोर्शियम बनी हुई है,
उनको हैंड ओवर किया गया है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो है वो ज़ाहिर है उसका फ़रोग़ होगा, क्योंकि हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देकर यहाँ गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ तले रहती थी। तो अब देखना ये है कि इस प्राइवेटाइजेशन के बाद, क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज़ किया गया था लेकिन वो हो नहीं सका था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक ऐसा डिसीजन दिया, उसके बाद हमारा जो टोटल प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था वो डीरेल हो गया। होपफुली अब दोबारा उसको ऑनलाइन करने के लिए ये एक काम हो गया, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसकी वजह से यहाँ पे कोई FDI भी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कोई उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन जब FDI का हम नाम लेते हैं तो हमें एक और खटका जो है हमेशा फील होता है, वो है दहशतगर्दी का खटका। और यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ी हुई है। पिछले दिनों कराची में एक वाक़या हो गया, आप लोगों को मालूम है कि हम अफ़गानिस्तान में जो हाइड आउट्स हैं, TTP हो, जमातुल अहरार हो, या जो दहशतगर्द हैं उनको हम निशाना भी बनाते रहते हैं। और इससे पहले बहुत दफ़ा हम कोशिश कर चुके हैं कि इस दहशतगर्दी से जान छुड़ाई जाए। दहशतगर्दी से जान छुड़ाए बगैर कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ये एक बड़ा मसला है, इस पे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आजकल हुकूमत के अजीब हालात हैं। एक आप लोगों ने पिछले दिनों में सुना था, ये जो टेली कम्युनिकेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके ज़रिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी कोई इस तरह की अमेंडमेंट आ रही थी, वो अभी तो रुक गई है। अभी देखते हैं उसकी फ़ाइनल शेप क्या होगी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला बंदा टेली कम्युनिकेशन कंपनी को यानी वो अगर राइट ऑफ वे लेता है तो उसको देना पड़ेगा, कैसे हो सकता है, वरना जुर्माना देगा। तो लेकिन अब एक नौ आबादियाती निज़ाम में तो सुना था कॉलोनियल दौर में, लेकिन अभी पंजाब असम्बली में एक बिल जो है वो पेश किया गया है, उसको दोबारा स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है स्पीकर साहब ने, पंजाब असम्बली के स्पीकर ने, मोहम्मद अहमद ख़ान ने। और वो बड़ा अजीब सा बिल है। अजीब सा बिल इसलिए है, आजकल डिस्कस भी हो रहा है कि उस पर कहा यह जा रहा है कि जी जो आदी मुजरिम होते हैं, यानी उसको अंग्रेज़ी में तो किसी और लफ्ज़ से कहते हैं, लेकिन आदी मुजरिम के तौर पे ज़्यादा मशहूर है जो उर्दू में कहा जाता है। बहरहाल जो अफेंडर्स हैं, जो बुनियादी तौर पे हैबिचुअल अफेंडर हैं, तो उनके लिए बनाया जा रहा है। अब हैबिचुअल अफेंडर की जब आप तारीफ़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा तो इधर तो पसंद नापसंद होगी, ब्यूरोक्रेट्स बैठे होंगे, कोई 2 4 5 जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो किसी का नाम डाल दें और उसके बाद जो है ना उसको सज़ाएं देनी शुरू कर दें। बने हैं खुद ही मुदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहे, ये वाले हालात पाकिस्तान में चलते रहते हैं। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। आज हमने दावत दी है, डॉक्टर अख्तर शाह साहब हमारे साथ हैं, माहिर मुआशियात हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब गिविंग अस टाइम। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं अज़हर जतोई साहब, हमारे जो मीडिया के हवाले से उनकी ज़ाहिर अथॉरिटी है, उनसे हम पूछेंगे। और नेशनल प्रेस क्लब के वो साबिक सदर हैं। वेलकम टू द शो जी। और हमारे साथ टेलीफोन पे डॉक्टर खुर्शीद साहब हैं जो PhD हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे उनका बहुत काम है, वो भी हमारे साथ होंगे। तो डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सिंध तास मुआहदा आजकल आपको पता है कि बहुत सारा डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान सोच रहा है कि इसको किस लेवल पे ले जाया जाए। इसकी वजह ये है कि यहाँ तो इंडिया जो है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो तो कोई चनाब रिवर और बाकी पे भी वो कहते हैं जी, उनके मिनिस्टर का भी, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, उसका बयान आ गया कि जी मोदी साहब का कहना है कि एक कतरा नहीं जाना चाहिए। ये जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और ये जो इंटरनेशनल राइट्स हैं उनकी भी परवाह नहीं है। सिंध तास यानी इंडस वाटर ट्रीटी की भी परवाह नहीं कर रहे, तो हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है एक्ट ऑफ वार। तो आपका ख्याल है ये पानी पे कोई जंग होने जा रही है? थैंक यू बेग साहब। ये इस वक्त इनफैक्ट हमारे लिए मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, टॉपिक है और रियलिटी है। इस वजह से कि आपकी लोअर राइपेरियन जितनी स्टेट्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं 90%
उनकी एग्रीकल्चर एवरीथिंग डिपेंड कर रही है आपके इसी सिंतास मंसूबे के ऊपर। अच्छा, इसको अगर आप लें तो इसको आप 4 या 5 डायमेंशंस में बेसिकली आप देखें कि इंडिया इसको कैसे ले रहा है और क्या क्या इसकी डायमेंशन बनती तो बजोरे बाजू ले रहा है। वो तो किसी की बात नहीं मानता, ना वर्ल्ड बैंक की बात मानता है, ना ट्रिब्यूनल्स की बात मान रहा है, अटेंड ही नहीं की है उसने। अभी पाकिस्तान इसीलिए सोच रहा है कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाए। मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं इसको ज़रा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ। बात आप वाली है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक टेक्निकल उस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसकी 4-5 डायमेंशन ये बनती हैं। नंबर 1, इस जो आपका IWT 1960 के अंदर बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था, उसमें आपकी नंबर 1 एक है टैप डायलेमा। ठीक, क्योंकि आपने उस एग्रीमेंट को साइन किया और ट्रीटी को उसमें लिखा था कि रन ऑफ द रिवर जो है वो मैनिपुलेशन कर सकता है इंडिया, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं, आपको पता है। एक अपर राइपेरियन है और एक लोअर राइपेरियन। 3 दरिया ऊपर चले गए, जो ईस्टर्न थे वो इंडिया के पास चले गए और जो वेस्टर्न थे पाकिस्तान के पास। लेकिन जो वेस्टर्न दरिया थे उनमें भी टैप डायलेमा वो कर सकता है रन ऑफ द रिवर। अब उसी को मैनिपुलेट कर रहा है। उसमें 2 उसने ऑलरेडी डैम्स बनाए हैं। एक आपका किशन गंगा जो नीलम और जेलम पे उसने किया है, और दूसरा आपका रतल डैम जो है उसने चेनाब के ऊपर किया। फिर आपका दूसरा पार्ट बनता है इसका टेक्टिकल टाइमिंग है। ठीक, अब इट इज जस्ट होल्डिंग ऑफ वाटर, यानी वो फ्लो है उसको होल्ड किया, मैनिपुलेट किया, यानी आपकी खरीफ की फसल के टाइमिंग पे जब आपको ज़रूरत थी उसने होल्ड कर लिया, रबी की फसल ज़रूरत थी होल्ड कर लिया। तीसरा, आपको जब मानसून आया तो उन्होंने फ्लडिंग कर दी। अब उसका नुकसान आपके जितना एग्रीकल्चर बेस है सारा वो चीज़ लॉसेस के अलावा जो लास्ट टाइम भी हुआ अभी 25 में भी 2025 में, और डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी इंस्टॉलेशन वो तबाह हो जाती हैं एक फायर किए बगैर। तो इसलिए जो वार का आपने वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, कि आपको एक फायर किए बगैर आपने सारी की सारी डिफेंस रिलेटेड इंस्टॉलेशन को तबाह कर देना। तीसरा पार्ट का आपका आ जाता है डाइवर्जन ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। अब क्योंकि ट्रीटी के अंदर था कि जी ये तीनों ईस्टर्न रिवर जो हैं वो रहेंगे इंडिया के पास, जिसमें आपका सतलज है, ब्यास है और ये रावी है। अच्छा, उसका होगा ये कि उससे जो वाटर ओवरफ्लो होगा या एक कैपेसिटी उन्होंने यूज़ किया, रेस्ट ऑफ द वाटर विल बी सेंड टू द रिवर, और वो पाकिस्तान उसको यूज़ करेगा। अब वो उल्टा रहा है कि वो रिवर जो है वो फ्लडिंग और मैनिपुलेशन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, और उनकी एक्चुअल जो वहाँ से एक ड्रेनेज आनी थी तो वो वाला हमें डैम या उधर उसका एक बेनिफिट हो सकता था। तो उन्होंने अभी जो आपने मोदी का हवाला दिया एग्जैक्टली वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जी आपने एक बूंद पानी नहीं छोड़ना। तो वो बूंद पानी बेसिकली उस कंटेक्स्ट में है कि जी हमने जो ईस्टर्न रिवर हैं उनके सारे के सारे वाटर को आपने टैप कर लेना है। उसमें आपने अगर देखें तो शाहपुर कंदी डैम का जो है वो प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान कर लिया। फिर ऊज मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट है उनका, उसको उन्होंने प्लान कर लिया, उस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये आपके ईस्टर्न जो रिवर्स हैं बेसिकली वहाँ से वो जो कह रहा है प्रैक्टिकली इज़ डूइंग कि वो सारा एक बूंद पानी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। चौथा पार्ट आ जाता है कि इंडिया ने 2023 में आपके आर्टिकल 12(4) के तहत आपको नोटिस इशू किया था कि जी हम इसको यूनिलेटरली विड्रा कर सकते हैं, और नोटिस ये दिया था कि आप इसको रीनेगोशिएट करें। और उसके लिए जो बेसिस उन्होंने बनाए वो 3 बेसिस बनाए कि देयर आर चेंजेस एंड नंबर 1 ज्योग्राफी, नंबर 2 आपकी पॉपुलेशन, नंबर 3 इन्वायरमेंट। लेकिन शाहजी वो तो ट्रिब्यूनल ने भी नहीं माना, वहाँ पे भी ये हार गए, इधर भी हार गए, और वो यूनिलेटरली कर नहीं सकते थे। उनका लेटर लिखना अपनी तौर पे जब तक पाकिस्तान कंसेंट नहीं देता तो वो तो नहीं कर सकता। अब देखें ना, यही तो बात यह है कि पहली जिस तरह मैंने गुजारिश की कि 4 चीज़ों पे उनके पास वहाँ पे एक लेक्यूना है, एनॉमली आपकी ट्रीटी में वो कर रहे हैं।
अच्छा, जो रीनेगोशिएशन की बात है, मेरा ख्याल कुछ और है इसमें। अच्छा, मेरा ख्याल ये है क्योंकि ऑलरेडी वो जो कर रहे हैं करना, क्योंकि उसके दो ही तरीके हैं आपके पास, या आप इसका टेबल पे सोल्यूशन निकालें या कोर्ट या जो भी एक लीगल बेसिस उस तरह करें, यानी नॉन वार मोड, और दूसरा यह वार मोड है। अब आप नॉन वार मोड में अगर जाते हैं तो उसके लिए आपके पास रीनेगोशिएशन या इनके अलावा चारा नहीं बनता। हाँ, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बेनिफिट लेना। शाह साहब, रीनेगोशिएशन का तो मसला ये है कि वो जब नेगोशिएशन ही नहीं करना चाहते, जब वो करना ही नहीं चाहते, जहाँ माइट इज राइट का असूल जो है आपको मालूम है किस लेवल पे चला गया। अब तो यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट होता जा रहा है। आप बात कर रहे हैं कि वो जब नहीं करेंगे, वो यूनिलेटरली उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा हमने ये इसको हेल्ड एंड अबियंस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, आप क्या करेंगे? मकसद ये है कि पाकिस्तान कोई मिसाइल मारेगा, क्या करेगा? आखिर ये अल्टीमेटली कोई जंग की तरफ जा रहे हैं, क्या मसला होगा? मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो उसके लिए उन्होंने एक रास्ता दिया आपको, और वो दिया है रीनेगोशिएशन का। अब रीनेगोशिएशन के रास्ते में आपके पास, क्योंकि वो उन्होंने 4 डायमेंशनल जो टूल्स उसको यूज कर रहा है, तो एक आपका डाइवर्जन ऑफ ईस्टर्न जो रिवर वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मार्का हक के बाद किधर ये नेगोशिएशन, पता नहीं, आई डोंट नो। वो कहते हैं कि बैकडोर कोई डिप्लोमेसी जारी है, कोई टॉक्स जारी है, वो भी वेरीफाइबल है, अभी वेरीफाइबल नहीं है। वो उनको देखना है कि वो किस हद तक है। तो चलें, इस पे हम बात करते हैं और ज्यादा डिस्कस करते हैं, जतोई साहब से भी करेंगे। अभी मुझे कहा जा रहा है कि एक छोटा सा हमने वक्फा लेना है, तो नाजरीन एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जतोई साहब, आपको पता है, डॉक्टर अख्तर शाह साहब से, सिंध तास मुआहदा, ये जो पानी है ये दैट इज़ लाइफ। और अब तो पानी जो है ये अपना हुर्मत से और सिंध तास मुआहदे से लगता है कि ये वेपन ऑफ वार भी हो गया है। अब ये टूल ऑफ वार है, यानी जंग का एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आपकी बड़ी गहरी नज़र है और इन चीज़ों पे आपने मीडिया में भी वो देखा होगा। हमारे मीडिया में ये सिंध तास मुआहदा काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सा इसमें जगह थोड़ी बननी शुरू हुई है, मैंने देखा है, वरना बड़े अरसे से हमारा मीडिया उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहा चीज़ों को जिस तरह होना चाहिए, सो दैट कि ये जो है, हम ये तो नहीं चाहते कि जंग हो जाए, लेकिन बात ये है कि अगर कोई बंदा बात ही ना माने तो फिर जंग के अलावा तो काम नहीं बनता। तो कैसा, आप क्या फील करते हैं? अब देखिए बेग साहब, बहुत शुक्रिया कि ये सदी जो है, ये सदी ये हकूक छीनने की सदी है, हकूक देने की नहीं है। जो पिछली सदी थी उसमें यूएन भी बना, हकूक भी दे गए, ह्यूमन राइट्स के कानून बने, पता नहीं क्या कुछ बना, ये मुआहदे भी हुए, असल में सब कुछ बना। वो जो ये था ना, बैलेंस ऑफ पावर था ना, क्योंकि एक साइड पे यूएसएसआर था और एक साइड पे अमेरिका था, तो वो बैलेंस भी कर रहे थे। हमारे पास एक वैल्यू सिस्टम भी आ रहा था, हमारे पास ह्यूमन राइट्स भी आ रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि जब से यकतरफा कार्रवाई शुरू हुई थी, वो अब दोबारा, मेरा ख्याल है चाइना अब आगे आ गए, तो कहीं ना कहीं बैलेंस फिर दोबारा होगा। हो अल्लाह करे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यही जा रही है बात, लेकिन बड़ी अच्छी की यहाँ पर वही वाली आपकी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून वही चल रहा है। अब मोदी जब से आया इंडिया के अंदर, हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, हमारा जो मशरक़ का बॉर्डर है वो भी हमेशा जंग के नज़र रहा, और अब मगरब का बॉर्डर भी गैर महफूज रहा है। तो पाकिस्तान तो इन सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है। बिल्कुल, इन मामलात को हमेशा से फेस भी कर रहा है, और यही वजह है कि हमारे ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो सिक्योरिटी के लिए ही खर्च होते हैं। इंसानियत की फलाह बहबूद के लगनी चाहिए, सोशल वेलफेयर पर लगनी चाहिए, लोगों की बहबूद के लगनी चाहिए, और यही हाल इंडिया का है। अब वहाँ देखें कितने लोग खत्ते गुरबा से नीचे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी जब से आया है उसने हमेशा एक फसल बोई है, वो है बारूद की फसल। हीले बहानों से या जंग के मूड में रहता है, या जब से वो आप देखे आया है, उससे पहले हम भी गए, आप भी गए होंगे, इंडिया के दौरे किए हमने, तो वहाँ के लोगों को आप मिले, वो पाकिस्तानी को कितने चाहते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को चाहते हैं। लोग तो दोनों साइड के कोई बड़े अच्छे और वो चाहते भी। उनकी कोशिश ये है कि इनको मिलना न दे। जो गलत फहमियां पैदा की गई हैं मोदी की तरफ से, उनके एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो इसी तरह जारी सारी रहे।
तो वही जो फसल बरूद की उन्होंने उगाई है, तो फिर मुझे लगता है अब उसको काटना भी पड़ेगा। लेकिन इतनी नफरत जो मीडिया से रिलेटेड है, जतोई साहब ये बताएं कि वहाँ का मीडिया जो है इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है मोदी के दौर में, वो तो लगता है कि जैसे चापलूस मीडिया है, गोडी मीडिया है, और वो तो नफरतें फैला रहा है। मीडिया तो नफरत फैला रहा है, उसके साथ आप देख लोग बहुत अच्छे हैं, पिछले लेकिन साल जो जंग थी मीडिया का जो रोल हो गया, पूरी दुनिया एक्सपोज हो गया। हाँ, आप बताएं कि लाहौर के अंदर कौन सी यहाँ पर वो है समंदर है, वो इधर भी दिखाने कि वो तो प्रोपेगेंडा, चलो उसमें बहुत ही आगे चलेंगे, लेकिन अदरवाइज भी मैंने देखा है कि जहाँ पे भी पाकिस्तान का, आप ये पाकिस्तान एक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए एज ए सालिस बना हुआ था, तो वहाँ के जो प्रोग्राम चल रहे थे आपने देखे होंगे, वो बड़े अजीबोगरीब थे। हालांकि उसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान एक अच्छा काम कर रहा था और पाकिस्तान उसमें कामयाब भी हुआ, उनको किसी सूरत में पाकिस्तान की कामयाबी नहीं चाहिए। ये मीडिया का जो रोल है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल, हमेशा से उनका रोल यही है। आपको एक और मिसाल दूं कि मोदी के दौर में सार्क चैम्बर है जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, सार्क कंट्रीज के ममालिक हैं, और बारी बारी हर मुल्क का जो है ना वहाँ उसका प्रेसिडेंट बनता है। उस दौरान, इसी दौरान पाकिस्तान के हवाले हुई सदारत सार्क चैम्बर की, बिल्कुल ठीक, और इंडिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो इसी वजह से आप देखें कि सार्क भी खत्म कर दिया, इंडिया की वजह से सार्क भी खत्म होगी, सारा कुछ। हालांकि इस्लामाबाद के अंदर सार्क चैम्बर का ऑफिस मौजूद है, सही, जो हेड ऑफिस अभी तक ऑर्गेनाइजेशन तो मौजूद है जी, और हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, डिसफंक्शनल, लेकिन वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार इंडिया की वजह से। और यही बात की सख्ती है कि देखें दुनिया में जितने भी मुल्कों ने तरक्की किया है, तो वो जो मुकामी ट्रेड है उसको साथ लेकर चले, वो होगी तरक्की होगी। और ये सार्क मुमालिक के दरमियान 2-3% से ज्यादा ट्रेड ही नहीं है। यही वजह है कि ये खिता अभी तक गुर्बत, बेरोजगारी और यहाँ पे बहुत ट्रेड पोटेंशियल है, आपको मालूम है। चले डॉक्टर खुर्शीद साहब शायद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं? जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बेसिकली सिंध तास मुआहदे और आबनाए हुर्मत से शुरू होके हम बेसिकली तो डिस्कस ये करना चाह रहे थे कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, यूरोप में इतनी गर्मी पड़ गई है और यहाँ मानसून आने वाला है, और यहाँ पे सिचुएशन जो है पानी के हवाले से हमने वेपन ऑफ वार के तौर पे शुरू किया और हम आगे जा रहे हैं। तो आपसे पूछना ये था कि ये जो सिंध तास मुआहदा है नंबर 1, इसमें आपको लगता है कोई हल निकल आएगा और सिंध तास मुआहदे से आगे चलें? तो ये बताएं कि ये मानसून शुरू होने वाला है और यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस ऑलरेडी यूरोप में हज़ारों अमवात हो गई हैं, और पाकिस्तान आपको पता है हर साल ही वन ऑफ द मोस्ट हिट कंट्रीज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई उसकी मिटिगेशन के हवाले से भी कोई काम हो रहा है? ये बजट आया है, कोई आपको लगा है कि हम क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से भी कोई काम कर रहे हैं या कोई काम नहीं हो रहा? ईवी पे टैक्स लगा दिए हैं। बड़ी मेहरबानी बेग साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक आज आप डिस्कस कर रहे हैं। इसके कई पहलू हैं, कुछ तो आपने सुन रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से आपके एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किए। ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे वाटर वार है, जो इंडिया के साथ अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वो अपने बड़ा अच्छे एक्सप्लेन किए। और सिंध तास मंसूबा वही है जो कि एक्सप्लेन किया जाता है। मेरी एक्सपर्टीज ज्यादातर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री, साइल कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट की है। वाटरशेड मैनेजमेंट एक वो एरिया है हमारे पास आता है ना, असल में पानी शक्ल बदलता है ना, 3 इसके ज्यादा जो है वो जिसको जो है ना बड़ी कीमती है, और 2 बाकी इसके अशकाल जो है ना क्लाउड की शक्ल में, वेपर की शक्ल में होते हैं, जो कि यही पानी इवेपोरेट हो जाता है हीटिंग से और वो क्लाउड बना के ऊपर जाते हैं और फिर ठंडा होके फिर बारिश बरसाता है। ये कुदरत का एक वाटर साइकिल है। इसी तरह ज्यादा ठंडा होके तो ये बर्फ और ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि नेचर फार्म में बहुत अच्छा हमें वाटर स्टोर करके देता है और रेगुलेट करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज करता है हमारी जरूरत के मुताबिक। ये दरिया हैं, ये नदी नालियां और जितने भी स्ट्रीम्स और ये आपके स्प्रिंग्स हैं, ये सारा मंबा बारिश और ग्लेशियर्स में छुपा हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज एक मॉन्स्टर है जिसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। एक बड़ी जो तबाही हुई है ना क्लाइमेट चेंज की शक्ल में हुई है, जो कि हमने खुद पैदा की हुई है। ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक वे ऑफ लाइफ जो हमारे है ना, इसकी वजह से हमने अपने क्लाइमेट को, जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी है, अनसस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है, इससे हमारे नेचुरल साइकिल जो है ना
वो डिस्टर्ब हो गया। बेसिकली एक नेचुरल प्रॉब्लम ज़्यादा है ग्लोबल, और फिर उसके ऊपर फिर हमने पॉलिटिकल जो ट्रांस बाउंड्री इशू पैदा कर दिए हैं 2, और तीसरी जो कुछ पानी हमें मिलता है ना उसके साथ हमने बड़ा प्रॉब्लम किया। वो कैसे किया कि हमारे यहाँ जंगलात जब होते हैं ना तो पानी आराम से उसके ऊपर रिस के तो इनफिल्ट्रेट होता है, और डैमों की ज़रूरत भी नहीं है, डैम ज़मीन के नीचे होते हैं, हम इसको वाटर टेबल कहते हैं। तो उसमें पानी जाने के लिए आपको वेजिटेशन चाहिए होता है। ठीक है, बलूचिस्तान हमारा वेजिटेशन वहाँ नहीं है, कुदरती हमारे जो है ना क्लाइमेटिक जोन है जहाँ कई जगहों पे पानी नहीं होता, लेकिन जहाँ पानी नहीं होता और वेजिटेशन भी नहीं होती, कम होती है, तो ये कुदरत ने हमें ऐसा खिता दिया कि हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक जोन है। इसमें जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं उसको हम वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने की बजाय डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंक्रीटाइजेशन हो रही है, पानी को नीचे रिसने का मौका नहीं दे रहे। तो ये क्या हो रहा है कि पानी अवेलेबिलिटी कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम पाकिस्तान अभी 950 क्यूबिक मीटर पर कैपिटल पानी पे आ गए, जो कि एक वाटर स्केर्स कंट्री होगी। ये बहुत अलार्मिंग है, ये एक डेंजरस जोन में हम एंटर हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बात आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही, आपने पूरा एक उसका अकाउंट दे दिया कि कैसे हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर्जे भी ले रही है, IMF से RSF हमने ले लिया है, और यहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक से और ADB से हम कर्जे ले रहे हैं, और इधर जो है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पे हम कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, आम आवाम से कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या आपको लगा है कि इस बजट में कोई ऐसे इकदाम गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए जिसके बाद जो है ना क्लाइमेट चेंज से कोई निपटा जा सके, कोई मसले को हल किया जा सके? अभी मानसून हमारे सर के ऊपर है, और ऊपर से जो है ना हमने कोई इकदाम ऐसे कोई आपको लगे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या बस आप चल चला हुआ है, कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल उसी तरह मैं आ रहा था। मैं तो एक तमहीद बांध के कि ये मसाइल हैं, और एक बड़ा मसला जो है ना इससे आगे वो ये कि पानी जो हमें मिल रहा है वो अर्बन एरिया में दाखिल होकर उसको हमने पॉल्यूट कर दिया, वो न पीने के काबिल है न और इस्तेमाल में। हमने पानी की कदर ही नहीं की। वेस्ट में आप देखें, कहीं भी ट्रेवल करें या देखें इस पे गूगल करें, वो पानी को, सीवेज को पानी के साथ टच नहीं करते, न जमीन के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब वेस्ट में तो, यूरोप में तो हजारों अमवात हो गई, वहां पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक रहा है अभी तक। नहीं, टेम्परेचर तो जो हम तो अडेप्टेड है ना, हम तो एक सब ट्रॉपिकल कंट्री हैं, वी आर अडेप्टेड टू सच सिचुएशन। यूरोप तो अडेप्ट नहीं है, वो एक अलग इशू, इसके साथ ज्यादातर लिंक नहीं है। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर एंड क्लाइमेट, तो क्लाइमेट ने भी एक मसला किया है, और फिर हमने इसको पॉल्यूट किया वाटर को। अब आते हैं कि क्या होना चाहिए। वो कुछ मैंने इशारा किया कि आपने अपने वाटरशेड को ट्रीट करना है, कि जमीन का मंबा नीचे वाटर टेबल है जो कि मुस्तनद है, उसमें पानी जाए, बजाय इसके कि ऊपर सरफेस फ्लैश फ्लड हो और तबाही फैलाएं। ये कुछ हमारे साथ हो रहा है कि हमने जमीन में पानी को जमीन में नहीं डाला और सरफेस में तबाही कर रही है। अब जनाब आपने बजट की बात की, बजट में कोई खतर खा पानी के लिए कोई काम, कोई पैसा नहीं हुआ। मेरा तो ये बिलीफ है, अगर हमारे बजट में 1 रुपया है ना, तो उसमें से 50 पैसे वाटर पे जाने चाहिए, क्योंकि वाटर इज लाइफ। एग्रीकल्चर को सपोर्ट आपने डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बात की है। असल में वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि बजट में कोई खास उसको अहमियत नहीं दी गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अख्तर शाह साहब, आप एक दफ़ा फिर आपके पास आएंगे। हम वो क्या कहते हैं, एक हम पुरानी नज़्म पढ़ते थे, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पानी बहुत सारा बारिशों का आता है, लेकिन हम उसका फ़ायदा पूरा नहीं उठाते। लेकिन पानी से एक और चीज़ जो हमने डिस्कशन के लिए रखी हुई है, वो है आबनाए हुर्मुज़। आपको मालूम है वो जो हमने कहा ना कि यहाँ पे जो है ना ये वेपन ऑफ वार के तौर पे यूज़ हो रहा है। आपको मालूम है कि अगर ये आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए और वहाँ से सप्लाई चेन बहाल हो जाए, तो उसके बाद दुनिया की मईशत जो है चल पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, जैसे सिंध तास मुआहदे का मसला चल रहा है, इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ का भी चल रहा है, फिर वो वहाँ पे दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पता नहीं ईरानी कहते हैं हम नहीं जा रहे। तो क्या सिचुएशन है? आपको लगता है कि आबनाए हुर्मुज़ जो हम बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे और हमारे गवादर जो है वो कामयाब होने वाला है और हो चुका है, और हमारी बंदरगाहें जो हैं वो आबाद हो गई हैं, तो आपको लगता है कि ये वाला मसला भी हल हो जाएगा या अभी चलेगा? देखें जी, बड़ी आपने अप्रोप्रिएट बेसिकली सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक
क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई डिस्प्यूट या इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट एक टाइम के से ज़्यादा नहीं रह सकता, अल्टीमेटली खत्म होना है। तो वो इंशाल्लाह खत्म होगा, ऑप्टिमिज्म ये है। राइट। और दूसरा पहलू आपने कहा कि हमारे ग्वादर को ये बेनिफिट मिलेगा या वो मिलेगा, वो ऑलरेडी आप ले रहे हैं। वो हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली शर्म खैर है ग्वादर वाली। और ये जो हमारे हम ये चाहते हैं खैर ही खैर हो, उधर भी खैर हो, इधर भी खैर हो, हमारी बंदरगाहें भी आबाद हो और अपना हुर्मत भी खुली रहे। एग्जैक्टली। हाँ, उसमें देखें जी, उसमें ऑब्वियसली अब सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस इस वक्त, इसका रीज़न जो बन रहा है ना, वो सोशल मीडिया बन रहा है, क्रेडिबिलिटी का, और बड़ी बड़ी शैलो सी चीज़ें जिनको हम रियल लाइफ में समझते हैं, वो इस वक्त वो डोमिनेट कर रही हैं उसके प्रोलॉन्ग होने में। अगर एक्चुअल देखा जाए तो अमेरिका में इस वक्त 2-3 तरह के बड़े बड़े डायरेक्ट नुकसानात हो रहे हैं। कंज्यूमर को एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो फेस करना पड़ रहा है कि हायर प्राइसेस ऑफ फ्यूल। दूसरा, उनकी ये चिप या लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक मिनरल से रिलेटेड जो चीज़ें वो तैयार कर रहे हैं, बेसिकली उनके इनपुट्स जो कि मिडिल ईस्ट से जाने होते हैं, वो यहाँ से उसकी सप्लाई जो है वो रुकी हुई है। तीसरा, अमेरिका एज ए इंटरनेशनल गारंटर या प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टेड मॉडल पे अमेरिका की बहुत सारी एक पॉलिसी, एक फाउंडेशन चल रही थी अरसे दराज से, तो वो एक चैलेंज भी हो गई है। अभी तो ये बातें चल रही हैं जी कि अमेरिका पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करे, फिर हमें प्रोटेक्ट करने की बात करें। तो वो उनके जो बेसिस, ये बड़ी आपने सही बात की है। तो यहाँ पे तो सिचुएशन कोई किसी और लेवल पे चली गई है, लेकिन चले तो साहब आपके पास आएंगे। सर ये फरमाइए कि ये यूरोप में ना बड़ी गर्मी पड़ गई है, मौसमियाती तब्दीलियों का असर ये हुआ है। ये हम यूरोप जो है ना, हमारे लोग जाते थे वहाँ पे गर्मियों में, मतलब अपनी खुशियाँ मनाने और सैरें करने, वो सैर करने के बजाय वहाँ पे तो हज़ारों में बंदे मर गए हैं। तो मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया है, ये एक अच्छी बात है। तो ये इस मीडिया हाईलाइट से ही मैं बेसिकली क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जिस तरह उसको हाईलाइट किया गया है, तो बाकी इश्यूज भी हाईलाइट होने चाहिए। और बिल्कुल ज़रूर सही फरमाया आपने। लेकिन आप ये देखें कि जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, वो तो यूरोप जाते थे, और जो पाकिस्तान के सफेद पोश लोग हैं वो इस्लामाबाद आया करते थे, इस्लामाबाद आते थे, नॉर्दर्न एरियाज जाते थे। इस्लामाबाद की हालत भी वो यूरोप वाली बनी हुई है। 45 आज ही टेम्परेचर 46-47 चला गया है। हम तो मुल्तान से गर्मी से भाग इधर आए थे कि चलो डॉक्टर खुर्शीद साहब कह रहे हैं बजट में कुछ रखा ही नहीं है, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्लाइमेट चेंज के साथ की प्लानिंग नहीं है कि इस्लामाबाद के दरख्त काट देंगे, जगह जगह पर कंक्रीट सिटी बना देंगे। ये एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की, इवन के बड़ी अफसोसनाक बात। मरी में आप जाएं, आप पुरानी रोड से आकर जाएं, जीटी रोड से, वहाँ आप रास्ते में देखें दरख्त ही नजर नहीं आते। तो यही वजह है कि जो हमारी क्यों दरख्त काट रहा है, सीडीए ऐसा क्यों कर रहा है, समझ नहीं आती कि इन्होंने सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे कंक्रीट के जो है ना बिल्डिंगें बना देनी है, और यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। ये इतना सरसब्ज होता था, मैं इधर पढ़ता रहा हूँ, कहते यूनिवर्सिटी, शाह साहब भी पढ़ते रहे, आपको भी पता है कि इतना सरसब्ज और खूबसूरत हुआ करता था। इन्होंने एकदम जो है ना, ये क्या मुहिम चलाई हुई है, कोई बिल्डिंग इधर बन रही है, कोई उधर बन रही है, और सारे दरख्त काटे जा रहे हैं इस्लामाबाद के। इस पर खैर हाईलाइट बहुत सारे लोगों ने किया, बड़ा अच्छा काम किया है, हमारे मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पे आवाज आनी चाहिए। वही कह रहे हैं, हम तो यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप से बात है। तो ये यहाँ पे जो है ना, हालत ये है कि आज कल आप देखें, आप टेम्परेचर अभी भी 46-47 है, बिल्कुल ठीक, जो कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 35-36 से ज्यादा नहीं हुआ करता था। नहीं, यहाँ पे तो वो कहते हैं रिकॉर्ड ही 46.8 का है शायद, अब तो ऊपर जा रहा है, अब तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। तो वही है कि एक तो कंक्रीट सिटी जो बनाया जा रहा है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, कोई कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ये दरख्त भी बच जाए। आप जापान में देखें कि जापान का जो रकबा था जंगलात का अभी तक महफूज है। बिल्कुल सही है। उन्हें उधर इमारतें ऊपर तक ले गए हैं, 20-20 मंजिला 40-40 मंजिला, लेकर उन्हें जंगलात को नहीं छेड़ा। जहाँ जंगलात को पता नहीं समझते कि एक माजी में आपको मैं बताऊँ कि जब मरी में हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही थी, सिविल सोसाइटी ने उस पर एहतजाज किया, तो उन्होंने ये बयान दिया कि भाई हम तरक्की की राह में
दरख्त रुकावट नहीं आ सकते। ये सोच है हमारे हुक्मरान की कि जो इस तरह के बयान देते हैं। दूसरा, पानी का जो ज़ेर ज़मीन पानी है, आप देखें कि उस वक्त तो हमने कंक्रीट में सोसाइटियाँ बना दी हैं, प्लाजे बना दिए, अब पानी नहीं क्या करेंगे? उसके लिए मुतबादिल रास्ते भी मौजूद हैं कि अब रिफिल। डॉक्टर साहब, ये जो यूरोप में गर्मी पड़ रही है, वो जो हमारा यहाँ पे जतोई साहब भी कह रहे हैं ये दरख्त काटे गए हैं, और बड़ा खैर मीडिया ने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया, लेकिन हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रेंगती। हकीकत बात यह है कि उसी तरह काम जारी है, मैंने तो नहीं देखा कोई चेंज आई है। जी, बड़ी बहुत ही बुनियादी बात को आप हाईलाइट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इनके इंटरनल डायनामिक्स हैं, इनकम्पिटेंसी ऑफ इदारे हैं, कुछ ऐसे इदारे जिनकी जो जिम्मेदारी हैं तो वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेसिकली वो गैप पूरा करने के लिए वो ज़मीनें बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब उसमें ये होना ये चाहिए कि आप वर्टिकल स्ट्रक्चर दें, लेकिन एट द सेम टाइम ग्राउंड पे आपके प्लांटेशन और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो इकोसिस्टम आपको उस तरह बैलेंस होगा। बिसाइड दिस, वो आपने यूरोप की जो मिसाल दी है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ उसमें हाईलाइट करूंगा। मैं उसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। एक व्हेन आई वाज मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने 10 बिलियन ट्री फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी दी। आप कह रहे हैं कि यूरोपियन इंशाल्लाह आप वहां से भागेंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे, तो मैं बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। तो वो स्ट्रेटजी उस वक्त मैंने दी थी, उसमें ये कहा था कि बेसिकली आप इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग में आए, कार्बन क्रेडिट लें। अब यूरोप के पास ये था कि पहले उन्होंने कुछ चीज़ें स्लो पे थी और कुछ इंडिजिनाइज की हुई थी कि जी हमने कार्बन क्रेडिट ऑफ सेट करना है या करना है, तो लोकल प्रोडक्शन करनी है, या सब वो एग्रेसिवली आगे नहीं आ रहे थे। अब उनको सीवियर एहसास हो गया है। अब उन्होंने इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट में फ्लोट करना है और उसको एफिशिएंटली और एग्रेसिवली आगे आएंगे। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि यूरोप के अंदर प्लांटेशन की जो कास्ट है वो बहुत हाई है, उसकी निस्बत यानी 10 टाइम कह लें वो सस्ता है, तो हम 5 to बल्कि 7 to 10 टाइम आप कह सकते हैं हम लोअर हैं। तो यूरोप से हम एग्रीमेंट करें कि हम आप इन ल्यू ऑफ यू हम कार्बन क्रेडिट यहाँ जनरेट करेंगे और आपको उसके आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात की है। वो सादे लफ्जों में जो है ना, जतोई साहब कह रहे हैं हमारे गुजरावाला फैसलाबाद हर जगह पंखे पड़ने, पंखे भी हम एक्सपोर्ट करेंगे आने लाइटर मूड। डॉक्टर खुर्शीद साहब आपके पास आएंगे। सर, यूरोप में बहुत अमवात हो रही हैं और क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना बहुत किसी लेवल पे चली गई हैं, लेकिन जतोई साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। हम डिस्कस कर रहे थे कि इस्लामाबाद के क्या हालात है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी तो दरख्त काट के इन्होंने पता नहीं क्या हशर नशर कर दी है। यहाँ पे 44-45 से ऊपर नहीं जाता था, अब तो जाहिर है ऊपर चला गया है ये टेम्परेचर। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या इलाज है? इस्लामाबाद में क्या किया जाए? कोई बिलियन ट्री सुनामी के जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू किए जाए, या ये है कि कोई रियल काम किया जाए? जनाब, ये इस्लामाबाद खाली नहीं है, पूरे मुल्क के जितने अर्बनाइजेशन हमारी हो रही है ना, राइट, वो किसी भी नेचर बेस्ड जो सोल्यूशन है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, और सिर्फ अपना अर्बनाइजेशन और कंक्रीटाइजेशन है। प्रॉब्लम सारा ये है। इस्लामाबाद में जितने दरख्तों के अमवात हुए ना, ये भी एक जिंदा चीज है, और कनाडा में इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ये खड़े जिंदा है, इसको अमवात नहीं कहूँगा। तो वो अमवात जो हुए हैं ना सर, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थे। उसमें मैंने भी आर्टिकल लिखे, डिबेट में शामिल हुआ हूँ, और मैं खुद भी बेसिकली फॉरेस्टर हूँ, कि ये जो डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, जो आप कॉलोनियाँ बना रहे हैं, तो उसके एवज कोई सस्टेनेबल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि दैट ग्रीन एरिया शुड बी लेफ्ट एज ग्रीन, जो कि आजकल दुनिया में एक रिवाज है कि, और खासतौर पर इस्लामाबाद को हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद आपने भी यूनिवर्सिटी के वक्त से देखा, हमने भी 36 ईयर यहाँ नौकरी की है, और इसको हमने डिग्रेड होते देखा है। Exactly. हम उसी का रोनर हो रहे हैं बेसिकली। हम सबसे पढ़े लिखे और हाई क्लास जेंट्री ने किए, जैसे लाहौर को तबाह कर दिया, वहाँ पे तो एयर पोल्यूशन ही प्रॉब्लम कर गया, रहने के काबिल नहीं है। इस्लामाबाद में फिर भी चलो पीछे मरी है, मरी इज पार्ट ऑफ अवर मास्टर प्लान। सर, मरी का जो भी जिक्र हुआ है कि ये जो न्यू मरी बन रहा था, और ये पोटरेटा में पता नहीं कितने लाखों दरख्त कटने थे, मिलियंस ऑफ दरख्त,
उसकी सिविल सोसाइटी का उस वक्त अल्फा रजिस्टर हमारे पास मेलिंग लिस्ट था। 2001 की बात है, सबसे पहले ईमेल मैंने किया और हमारे उस नेटवर्क में आजकल तो ये बाकी मीडिया काफी अच्छे आ गए व्हाट्सएप ग्रुप में। राइट। तो उस वक्त हमने इसको कंट्रोल किया था, अवेयरनेस, और बड़े लोगों को सेंसिटाइज किया। जुडिशरी के मेंबर भी थे इसमें, कि हमने ये आवाज उठाई कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान जो कि गलियात सरे पे मुहित है उसको तबाह किया जा रहा है, क्योंकि हमारे वाटर का मंबा ऊपर है। वाटर टेबल का जो मैंने जिक्र किया ना, आपके इस्लामाबाद के अंडरग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलियात से आता है। आप अपने मास्टर प्लान में देखें वो कैसे आता है वाटरशेड में, वहां पे जंगलात हैं, जंगलात पानी को नीचे जमीन के अंदर ले जाते हैं, साइड कंजर्वेशन होता है, उसके नीचे घास है, तो वहां से पानी दाखिल होता है। और बिल्कुल, ये एक और वाटर क्राइसिस जो है ना वो भी पैदा हो सकता है इससे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत मेहरबानी सर। मुझे पता है यू वर बिजी, तो आपने टाइम दिया, बहुत मेहरबानी सर। अख्तर शाह साहब एक दफ़ा फिर आपके पास आएंगे। ये बताइएगा कि PIA जो है वो कल फॉर्मली हैंड ओवर हो गया है प्राइवेट सेक्टर को, तो आप क्या समझते हैं इससे? कोई एक ज़माने में स्टील मिल्स का मैंने हवाला दिया, वो अच्छा भला एक आगाज़ हो रहा था, वो फिर उस पूरे प्रोसेस को जो है ना बड़ा सेटबैक हुआ, बड़ा धचका लगा। अभी आप क्या समझते हैं कि इसके बाद कोई थोड़ा काम चल पड़ेगा कि ये जो SOEs हैं जो स्टेट ओन्ड हैं, जो सारा नुकसान के अलावा कुछ नहीं करते, तो ये कोई प्राइवेटाइज हो जाएंगी और यहाँ पे कोई FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई निजकारी, कोई मतलब उसके नतीजे में कोई इन्वेस्टमेंट भी आएगी, सरमायाकारी होगी? देखिए, आप इन दो चीज़ों को ज़रा अलहदा करें। मेरा ये होगा, FDI को आप सेपरेट करें को उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। राइट। नंबर 1 आपकी क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है। नंबर 2 आपकी बेसिकली कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। नंबर 3 आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसमें रेगुलेटरी मेजर्स, और चौथा आप सेफ्टी एंड आप ऐसी बात कर रहे हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, वो उसको छोड़ें। ये बताया कि ये प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में कोई चीजें बेहतर होगी। मैं आता हूँ प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में आप देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से हट के आप, राइट, चाहे डोमेस्टिक आए, इंटरनेशनल आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्राउड आउट हो चुका है। अगर वो भी दोबारा आता है या एग्जिस्टिंग जो है वो रिटेंशन ऑफ देयर वेल्थ करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये फिर भी बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपकी इस वक्त जो SOEs हैं वो 1000 बिलियन तक तो आपका जो पीक जो है ना ऊपर जाता रहा है, कि बल्कि 1.6 ट्रिलियन तक आपका पीक गया है 2024 में, कि इतनी सब्सिडीज आपने उनको बेल आउट किया है। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्योंकि एक 7% ऑफ 0.7% ऑफ GDP था, अब आपकी IMF ने ये मेहरबानी किया है कि आपको प्रेशराइज किया है कि इट शुड बी कैप्ड एट $830 बिलियन रुपीज, जो कि आपका 0.6% बनेगा। अब उसमें कुछ अकाउंटिंग का भी करंट बजट में उन्होंने मैकेनिज्म किया है कि $200 बिलियन जो आपने सब्सिडी देनी थी उसको उन्होंने कहा कोर सब्सिडी से निकालो और इसको जो आपका एनर्जी रिवॉल्विंग फंड है उस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डालो। तो इस तरह से फिर उन्होंने, क्योंकि CPEC के जो आपके IPPs वो जो थे वो आपके लिए बाइंडिंग था लीगली, तो उसमें आपको 400 से अबव की कुछ पेमेंट्स करनी थी, तो उसके लिए एक आपको एक विंडो दे दी गई है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक ट्रेंड चल पड़ा है। कोई अल्लाह करे ये दहशतगर्दी से जान छूटे, कोई हमारे ऐसे काम हो, यहाँ पे आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क पे भी बात होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, वो आप सही फरमा रहे थे। लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा आगाज है और लेट्स होप कि ये कामयाब हो, क्योंकि एयर इंडिया को जब प्राइवेटाइज किया गया उसके भी बड़े लॉसेस है। वो बाद में टाटा ने उधर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, कोई 200-250 जहाज लेके आए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो आपको मालूम है प्रॉफिट में नहीं जा सका। ये देखते हैं अभी प्राइवेट सेक्टर क्या करता है। ये एक आखिरी क्वेश्चन जतोई साहब, ये बताएं कि हम इधर रोना रो रहे थे टेली कम्युनिकेशन अमेंडमेंट एक्ट का, कि प्राइवेट लोगों के चीज़ों में जो है ना ये टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को इजाज़त मिल रही थी। खैर वो उस पर मीडिया ने भी शोर मचाया और राइटली सो, परवैशा खान से और उधर से जो है ना चीज़ें चलीं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अभी वो ज़ेर इल्तवा है और होपफुली कोई ना कोई उस पर बेहतर सूरत हाल होगी। अभी
ये जो नौ आबादियाती या कॉलोनियल रूल में एक होता था, तो हैबिचुअल अफेंडर्स जो हैं, यानी वो जो उसको क्या कहते हैं कि आदी मुजरिम, वो हुआ करते थे और उसको जो है ना डाल दिया जाता था। अभी फिर एक पंजाब असम्बली में एक बिल आ गया है कि जी ये जो है ना लोगों को सोशल मीडिया में कोई बात करे या वैसे कोई बात करे, किसी खाते में एक 5-7 लोगों की कमेटी होगी, वो उसको डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद उस पर उसको अंदर कर देंगे या कुछ भी करेंगे, एक्शन लेंगे। ये आपको कैसा लगा? वैसे अहमद खान साहब ने, स्पीकर ने एक बड़ा अच्छा काम किया, ही रेफर्ड बैक टू द स्टैंडिंग कमेटी। उसने कहा भाई इसको देखें, ये तो 1700-1800 कुछ के कानून में भी इस तरह हुआ करता था, तो ये आप इस पर ज़रा सोचें। तो आपको कैसा लगा ये जो, और इसमें पीका हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं, आप और हम भुगत रहे हैं, पीका मौजूद है। मैं कहा उसके आने की जरूरत नहीं थी। एनसीसीआई अलहदा बैठा हुआ है। कुछ अर्सा पहले जब जियाउल हक दौर था, तो होटल्स के हर होटल के अंदर लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। yes. वो उस होटल्स पर लोग ज्यादातर बैठा करते थे, मीडिया इतना नहीं था। सही। ये भी वही वाली सूरत हाल है। हमें लगती है कि भाई जब ऑलरेडी पीका मौजूद है, उसके हवाले से हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो हर किसी पर लागू हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि जर्नलिस्ट पर लागू हो, जो जैसे थोड़ी सी भी कोई बात, इवन कि आपने किसी पे भी लागू कर देते, लाइक कर दी ना, ऊपर आप चेक कर रहे हैं गलती से लाइक, उसका आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। नहीं, सीडीए में कोई बंदा प्लाट ट्रांसफर कराने गया तो उसने फिर बाद में कोई वीडियो जो है ना वो बना दी, अपलोड कर दी कि सीडीए वाले ये कर रहे हैं, सीडीए ने उस पे केस कर दिया, एनसीसीआई को दे दिया कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप नए हुरमज के एक बंदे ने कहा कि जरा ये स्थान है आप नए हुरमज बना, उसके ऊपर भी पर्चा हो गया। तो ये सूरत हाल है। देखिए इस तरह के आप एक ना उन लोगों को हकूक दे रहे हैं, ना कोई सहूलतें दे रहे हैं। कौन से लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? वो वकील साहब जो उधर बिल पेश कर रहे थे उनको देखा है, उनका खैर बाद में मीडिया में भी आ गया ये वो कहता है जी ये तो बाकायदा पंजाब कैबिनेट में वो किया है, मोहतरमा ने जो है ना वज़ीर आला साहिबा ने इसको मतलब एंडोर्स किया है, इसलिए मैं लाया हूँ। बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बात है। थैंक यू वेरी मच। मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म है, जो तो साहब बहुत मेहरबानी, इस पर बहुत सी बातें हो सकती है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। डॉक्टर अख्तर शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया। और डॉक्टर खुर्शीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ नहीं हैं लेकिन आपने बड़ा इनपुट दिया। नाजरीन आज आप बुनियादी तौर पर डिस्कस तो ये कर रहे थे कि ये जो पानी है वही लाइफ है, और पानी की सूरत हाल ये है कि सिंध तास मुआहदा हो या अबनाए हुरमुज़ हो, तो वो एक वेपन ऑफ वार के तौर पे, यानी जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि असल मसला मुआशी मसला है। और उसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं और यहाँ पे जो हमारे मानसून आ रहा है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? बजट में कुछ रखा है, नहीं रखा है? एक साइड पे हम कर्ज़े लेते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के नाम पे, दूसरी साइड पे वो सफिशेंट फंड जो ज़रूरत होते हैं वो शायद नहीं होते। PIA प्राइवेटाइज हो गई और उसको फार्मली हैंड ओवर किया गया। दैट इज़ ए गुड बिगनिंग ऑफ द थिंग, लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हों। और उसके साथ साथ अब आखिरी बात ये कर रहे थे जो जतोई साहब से मैं पूछ रहा था, ये जो नौ आबादियाती निज़ाम के एक शाखसाना हुआ करता था कि ये जो हैबिचुअल अफेंडर वाला था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो उसको डिक्लेयर कर देती थी, आदि मुजरिम का नाम दे के उस पर जो करना चाहें। तो वो खैर स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, उन्होंने वापस स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। लेट्स होप कि यहाँ पे जो है ना सैनिटी शुड प्रिवेल। इस तरीके से कवानीन नहीं बनने चाहिए जो ना कानून की नज़र में कुछ उनकी हैसियत हो सकती है, ना आइन की नज़र में हो सकती है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रेस्पेक्ट कर सकती है या उसको अप्रिशिएट कर सकती है। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।